नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पटेल जीएस स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? आशा है हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साथियों, आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ा था। वीडियो में हम यह जानेंगे कि यह अधिनियम किन कारणों से आया, किस वजह से आया, इसके उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे, यह अधिनियम क्या है एवं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो साथियों, यह अधिनियम जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। जैसे कि इसके अंतर्गत 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी एवं यह एक विस्तृत दस्तावेज था। और यह अधिनियम को जानना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश के संविधान ने अनेक देशों से अपने उपबंध और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। जैसे कि संघीय व्यवस्था, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा एवं अन्य प्रशासनिक उपबंध जो हैं, जो सीधे सीधे 1935 से लिए गए हैं। साथियों, भारतीय संविधान का आधे से ज्यादा हिस्सा या तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से मिलता है या उसके समान है। तो साथियों, आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसकी कुछ खामियां थी। उसकी खामियां क्या थी? सबसे पहला कि मताधिकार सीमित था। मताधिकार क्या था? सीमित था। मताधिकार सीमित था। और दूसरी खामियां क्या थी कि द्वैध शासन जो था, द्वैध शासन पूरी तरह से असफल था। द्वैध शासन, साथियों, प्रांतों में द्वैध शासन आया था भारत शासन अधिनियम 1919 से, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की थी। तो द्वैध शासन पूरी तरह से असफल रहा। असफल कैसे रहा? असफल इस तरह से रहा था कि मंत्री के पास कोई पावर नहीं था और कोई वित्तीय अधिकार नहीं था, जिससे कि वो अपनी कोई नीतियों को कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। एवं सारी शक्तियां जो गवर्नर के पास ही थी, सारी शक्तियां मुख्य रूप से गवर्नर में ही निहित थी। और मंत्री जो है, मंत्री क्या था? तो गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया गया एक उसी का सलाहकार था। और क्या था कि मंत्री जो थे, मंत्री तो सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी भी नहीं थे। इसी संदर्भ मद्रास के एक मंत्री केवी रेड्डी ने कहा था कि मैं सिंचाई मंत्री था, लेकिन हमारे पास सिंचाई विभाग नहीं था। और चूंकि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो भारतीय जनमानस में अपेक्षाएं थी ब्रिटिश सरकार से, जो पूरी नहीं हुई। और मिला क्या? तो 1919 में दमनकारी नीतियों वाला एक रौलेट एक्ट मिला। तो साथियों, इन सब असंतोष की वजह से ही कांग्रेस ने स्वराज के लिए सत्याग्रह किया, असहयोग आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, खिलाफत भी चलता रहा। तो साथियों, असंतोष बढ़ता जा रहा था, आंदोलन उग्र होता जा रहा था। तो सन 1927 में ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा कि चूंकि 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक बताया गया था आपको कि एक विधि आयोग गठन किया जाएगा, जो कि 10 वर्ष के पश्चात 1919 का जो अधिनियम आया है उसके 10 वर्षों के बाद आएगा। और क्या करेगा? तो समीक्षा करेगा भारत शासन अधिनियम 1919 का और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो असंतोष जब बढ़ चुका था, तो ब्रिटिश संसद ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया, और जिसमें सभी सदस्य जो थे श्वेत थे, अर्थात अंग्रेज थे। तो इससे और भारतीयों में संतोष बढ़ गया। और एक चीजें चल रही थी कि 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। और साइमन कमीशन जब आया, तो इसको काउंटर कर नेहरू रिपोर्ट, जिसे मोतीलाल नेहरू ने प्रकाशित किया था। और साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपता है 1930 में। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंपता है और क्या कहता है कि द्वैध शासन को चालू रखा जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो है उसको भी चालू रखा जाए, और राज्यों एवं प्रांतों के बीच संघीय व्यवस्था लाया जाए। तदुपरांत इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात साथियों 1930 में इन्हीं सब असंतोषों को सुलझाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया लंदन में। हालांकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन
गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 से 32 तक, जिसमें प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन को तो कांग्रेस ने बैकआउट किया है, जो कि उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, तो बैकआउट किया। हालांकि दूसरे में महात्मा गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे लंदन, और सफलता हालांकि नहीं मिली, गांधी जी वापस आए, सफलता नहीं मिली, तो पुनः दिसंबर 1931 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव लाया कि फिर से आंदोलन जारी किया जाएगा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात फिर से 1932 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी, शायद 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे की अरबादा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और इसी बीच एक आया 1932 में कम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पंचायत ही कहते हैं। यह आधुनिक भारत से संबंधित इतिहास है, जिसका वर्णन हम अपने आने वाले इतिहास के वीडियो में करेंगे। इसे हम आज संक्षेप में जान रहे हैं केवल। तो 1932 में आया सांप्रदायिक पंचायत, जिससे महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और जेल में ही, पुणे की मतलब जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो किनके मध्य हुआ था, तो दलित नेताओं और स्वर्ण हिंदू नेताओं के बीच। साथियों, तो ये समझौता भी 1932 में हुआ था, पुणे समझौता, पुणे पैक्ट भी 1932 में हुआ था। और अब चूंकि 1932-33 के बीच, 1932 से 33 के बीच जो भी आंदोलन हो रहे थे, उसे जैसे कि पुनः जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो अंग्रेजों ने गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया और बहुत सारे क्रांतिकारियों को हजारों की संख्या में दमन के द्वारा दबाया। हालांकि अंग्रेजों को आभास हो चुका था, ब्रिटिश संसद को भी यह आभास हो चुका था कि हम इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को ज्यादा दिन तक दबा नहीं पाएंगे दमन के द्वारा। इसीलिए इसी के परिप्रेक्ष्य में 1935 का शासन अधिनियम, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषताएं इसकी यह है कि इसने संघीय व्यवस्था की परिकल्पना की। क्या की? इसने संघीय व्यवस्था की परिकल्पना की। तो इसका पहला विशेषताएं क्या है? अखिल भारतीय संघ। साथियों, इसके पहले भारत क्या है? एकात्मक राज्य हुआ करता था। भारत एकात्मक राज्य हुआ करता था, और प्रांतों के पास जो भी शक्तियां थी वो केंद्र से मिलती थी। प्रांत तो केवल कहने मात्र को थे, प्रांत केवल एजेंट थे, केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते। और इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी संघीय व्यवस्था बनाई गई, जिसके तहत क्या किया गया कि राज्यों को और प्रांतों को एक इकाई की जैसा माना गया। जिसमें क्या किया गया कि राज्यों को और प्रांतों को एक इकाई की तरह माना गया, एवं इसके शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। इसके शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया, 3 सूची बना करके। एक संघीय सूची और एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, जो आज भी जारी है। इसमें 56 विषय थे, इसमें 54 विषय और इसमें 36 विषय उस समय थे। इसकी भी चर्चा हम अपने किसी अगले वीडियो में करेंगे विस्तार से। तो साथियों, संघीय सूची का कानून, संघीय सूची से संबंधित विषयों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास, और राज्य सूची से संबंधित विषयों पे कानून बनाने का अधिकार प्रांतों के पास, और समवर्ती सूची पे दोनों को टकराव की स्थिति में राज्यों का या केंद्र का कानून मान्य होता है। तो साथियों, ऐसी व्यवस्था लाई गई थी। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोले? अखिल भारतीय संघ। हालांकि यह कभी लागू नहीं हो सका। इसलिए लागू नहीं हो सका क्योंकि इसकी कुछ शर्तें थी, जिसे देशी रियासतों ने मानने से इनकार कर दिया, अतः यह लागू नहीं हुआ। अब इसकी दूसरी विशेषता पे आते हैं। इसकी दूसरी विशेषता क्या थी कि साथियों, 1919 के भारत शासन अधिनियम में हमने पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैत शासन आया था। तो इसमें क्या किया गया कि प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसे खत्म कर दिया गया। द्वैत शासन खत्म कर दिया गया, द्वैत शासन को खत्म किया गया। और उसके जगह पे एक उत्तरदायी शासन, जैसा कि असंतोष जो फैल रहा था भारतीय नेताओं में, जनमानस में, तो मांग था स्वराज का, तो एक स्वशासन वाला सरकार बनाने का आदेश दिया गया।
कि आपका एक अपना सरकार बना सकते हैं, स्वयं का कानून बना सकते हैं और गवर्नर का जो है हस्तक्षेप पूरी तरह से नहीं होगा। तो इसी के तहत 1937 में चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस की जीत हुई थी और जो 1939 तक सरकार बनाने में सफल भी रहा था। हालांकि 1939 में टकराव के चलते आगे नहीं बढ़ सका था यह सरकार, 1939 तक रहा था। और इसकी अगली मुख्य विशेषताएं हैं कि इसने केंद्र में द्वैत शासन लाया, केंद्र में द्वैत शासन लाया, केंद्र में द्वैत शासन। हालांकि यह भी कभी लागू नहीं हो सका। द्वैत शासन लाया तो इसने केंद्र में, लेकिन कभी डिप्लॉय नहीं हुआ। अब इसकी अगली विशेषताएं हैं कि 11 में से 6 राज्यों में, ये 11 में से 6 राज्यों में साथियों क्या किया गया कि द्विसदनीय व्यवस्था अपनाया गया। कहां कहां अपनाया गया है 6 राज्यों में से? तो उसका नाम है बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बिहार और असम और संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत में यह क्या किया गया? द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। एवं इसकी अगली विशेषताएं क्या थी? द्विसदनीय व्यवस्था एवं इसकी अगली विशेषताएं क्या थी साथियों? तो इसकी अगली विशेषताएं यह थी कि इसने जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की प्रणाली थी, इसने पूना पैक्ट को देखते हुए दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्गों के लिए एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की और इसकी मतलब अलग से निर्वाचन की व्यवस्था। साथियों ये जो भी बातें मैं बता रहा हूं केवल समझना है आपको। तो इसकी अगली विशेषताएं थी कि इसने मताधिकार को बढ़ा दिया और भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत कर दिया? तो इसने मताधिकार को बढ़ाकर 10% कर दिया, कुल आबादी का 10%। एवं इसकी अगली विशेषताएं क्या थी कि साख एवं मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना इसी अधिनियम के तहत 1935 में किया गया। एवं इसमें एक और विशेषताएं क्या थी कि इसके तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया वर्ष 1937 में। और इसकी अन्य विशेषताएं थी कि इसने उड़ीसा और सिंध को 2 अलग प्रांत बना दिया तथा बर्मा और अदन को भारतीय शासन से। आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य दें साथियों। धन्यवाद।